दोस्तों स्वागत है आप सभी का ओनली आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी सेक्शन के आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। यहां पर वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड जो भी आपके लास्ट 10 सालों में क्वेश्चन रहे हैं हम उन सभी को डिस्कस करेंगे। यहां इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा। हमारे 3 इंपॉर्टेंट प्रोग्राम चल रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो 2022 के अटेम्प्ट देने वाले हैं। एक हमारा तेजस प्रोग्राम है जहां पर आप अपने स्टैटिक और करंट अफेयर दोनों पार्ट्स को कवर कर सकते हैं। दूसरा हमारा सीसेट से रिलेटेड प्रोग्राम है जहां आप महज 50 घंटे में अपनी सीसेट की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तीसरा प्रोग्राम है हमारा लास्ट माइल लीप। अब यहां पर आप अपने टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करके अपनी परफॉर्मेंस को और ज्यादा बूस्ट कर सकते हैं। अब जो बच्चे 2023 के लिए अटेम्प्ट देना चाहते हैं उनके लिए हमारा एक फाउंडेशन कोर्स है प्रारंभ, जहां पर आपको स्टैटिक और करंट अफेयर दोनों ही कवर करवाए जाएंगे। दूसरा हमारा आईडीएमपी प्रोग्राम है जो उन बच्चों के लिए है जो अपनी तैयारी तो सफिशिएंट लेवल तक कर चुके हैं बट उन्हें टेस्ट सीरीज चाहिए अपनी खुद की जो डेली और वीकली बेसिस पे हो, जिससे वो अपनी परफॉर्मेंस को और बेहतर कर सके। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की डिस्कशन की और जानते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में, जहां पर यह कहा गया है कि आप एक डेजर्ट में खड़े हैं और रात का समय है। यहां से आपको एक विलेज में जाना है जो कि 5 किलोमीटर दूर है ईस्ट डायरेक्शन में। अब इसके लिए आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आपको अभी फिलहाल पता है सिर्फ पोल स्टार की लोकेशन। अब पोल स्टार आप सभी को पता है कि नॉर्थ डायरेक्शन में लोकेटेड होता है। अब डायरेक्शंस के अकॉर्डिंगली चलें तो ये अगर नॉर्थ है तो इस साइड आगे आपका साउथ और इस साइड आपका ईस्ट है तो इस साइड आपका वेस्ट। अब अकॉर्डिंगली अगर आप ईस्ट की तरफ जाना चाहते हैं तो आपको अपने पोल स्टार को लेफ्ट डायरेक्शन में रखना होगा। तो यहां पर इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा सी ऑप्शन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। महज आपको 2-3 चीजों का पता होना चाहिए था जिससे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। जैसे पोल स्टार कौन सी डायरेक्शन में लोकेटेड है, आपको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का पता होना चाहिए था और अकॉर्डिंगली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ये एक अप्लाइड कॉन्सेप्ट है तो काफी इजी क्वेश्चन था ये। आइए अब डिस्कस करते हैं अगले क्वेश्चन को। अब इस सेकंड क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि कुछ इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल हैं जो स्पेस ट्रेवल कर रहे हैं बहुत अच्छी खासी 100 किलोमीटर की स्पीड पे। अब ये ह्यूमन बीइंग को इफेक्ट कर सकते हैं बट ये अर्थ तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसको कौन प्रिवेंट करता है? यहां पर आपका पहला ऑप्शन है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ जो कि इससे डाइवर्ट करते हैं पोल की तरफ। दूसरा ऑप्शन है ओजोन लेयर। तीसरा ऑप्शन है मॉइस्चर जो कि आपको एटमॉस्फेयर में मिलता है। और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द स्टेटमेंट ए, बी एंड सी। अब यहां अगर आपको पता हो कि मैग्नेटोस्फेयर जो होता है जो कि अर्थ के अंदर जो आयरन मिलता है आपको कोर के अंदर उसके कारण बनता है, तो उससे आपकी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है जो इस तरह की इलेक्ट्रिक चार्ज को अर्थ के सरफेस पे पहुंचने नहीं देती। तो इसका आंसर आपके लिए करना काफी आसान होता, क्योंकि आप सभी को पता है ओजोन आपको यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता है और मॉइस्चर के कारण आपकी रेनफॉल होती है। तो यहां पर इसका करेक्ट ऑप्शन है आंसर ए। आइए अब जान लेते हैं थर्ड क्वेश्चन के बारे में। यहां पर आपको कहा गया कि वेस्टर्ली जो है वो सदर्न हेमिस्फेयर में स्ट्रांगली फ्लो करती हैं और काफी परसिस्टेंट है एज कंपेयर टू नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। इसके पीछे कारण क्या है? पहला कारण दिया गया है कि सदर्न हेमिस्फेयर में आपका लैंड मास कम है एज कंपेयर टू नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। इसी की वजह से एक आपकी जो वेस्टर्लीज है इसकी विंड की स्पीड जो है काफी स्ट्रांग देखने को मिलती है। जैसे 40, 50 और 60 पे इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। अब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि अगर 40 पे है कोई आपकी विंड स्पीड मूव कर रही है लैटिट्यूड 40 पे तो उसका क्या नाम है, 50 पे क्या नाम रखा गया और 60 पे क्या नाम रखा गया। दूसरी स्टेटमेंट में कहा गया कि क्रियोलिस फोर्स जो है वो हायर होती है इन सदर्न हेमिस्फेयर एज कंपेयर टू नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। तो यहां लैटिट्यूड से तो आपका फर्क पड़ता है बट नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फेयर में इतना इंपैक्ट नहीं देखने को मिलता है। मोर और लेस दोनों सेम ही होती हैं। आपको ये चीज याद रखनी है कि जो क्रियोलिस फोर्स है 2 चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, एक तो लैटिट्यूड और दूसरा आपका स्पीड के ऊपर। अब क्योंकि आपकी जो लैटिट्यूड है वो यहां पर नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फेयर में सेम रहेगा तो इस वजह से इसका इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप पोल की तरफ जाते हैं तो आपके क्रियोलिस फोर्स का इंपैक्ट ज्यादा देखने को मिलता है एज कंपेयर टू जब आप इक्वेटर पे होते हैं वो नियरली 0 कर देता है क्रियोलिस फोर्स को। अगर बात करें स्पीड की तो जितनी तेज आपकी स्पीड होगी उतना ही ज्यादा आपको इंपैक्ट देखने को मिलेगा इस क्रियोलिस फोर्स का। यहां पर आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है ए ऑप्शन, यानी कि 1 ओनली। आइए अब बात कर लेते हैं चौथे क्वेश्चन की। यहां पर आपसे पूछा गया है कि अफ्रीका और यूरेशियन पार्ट में आपको कुछ डेजर्ट फॉर्म होते हुए दिखते हैं, इसके पीछे क्या कारण है?
पहली स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि यहां पर आपको 30 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट देखने को मिलती है। अब ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, बिकॉज जब भी आपको हाई प्रेशर देखने को मिलेगा तो वहां पर आपकी जो एयर है वो डाइवर्ज करेगी, मतलब कुछ इस तरह से आपकी एयर एक दूसरे से अलग अलग डायरेक्शन में भागने की कोशिश करेगी। अब अगर आपकी एयर डाइवर्ज कर रही है तो वहां पर क्लाउड फॉर्मेशन कम देखने को मिलेगी। यह भी एक कारण है जिसकी वजह से आपको डेजर्ट फॉर्मेशन देखने को मिलती है 20 to 30 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में। अब दूसरा ऑप्शन आपको दे रखा है कि इस एरिया में जो आपको ओशन करंट देखने को मिलता है वो वार्म होते हैं और इसी कारण से यहां पर डेजर्ट फॉर्मेशन होती है। एक बात समझिए आप कि अगर वार्म ओशन करंट होंगे तो यहां पर आपकी जो एयर है वो मॉइस्चर लेके आएगी। अगर मॉइस्चर आएगा तो इस एरिया में रेनफॉल देखने को मिलेगी, बट ऐसा नहीं है, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। क्योंकि जनरली हम देखते हैं जैसे आटाकामा डेजर्ट है, वहां पर आपको हम्बोल्ट करंट देखने को मिलता है और हम्बोल्ट करंट आपका एक कोल्ड करंट है, जिसकी वजह से इस एरिया में आपको वर्ल्ड का ड्राइएस्ट डेजर्ट देखने को मिलता है। तो यहां पर आपकी सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है और आपसे करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पूछा गया है तो ऑप्शन एक बार फिर से वन ओनली बन जाएगा, ऑप्शन ए। आइए अब जान लेते हैं चौथे क्वेश्चन के बारे में। अब यहां पर आपसे कहा गया है कि जो जेट एयरक्राफ्ट है वो इजीली फ्लाई कर सकते हैं लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में एज कंपेयर टू एनी अदर पार्ट। तो यहां पर इसका एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन क्या है? पहला ऑप्शन आपको दिया है कि यहां पर आपको कोई क्लाउड देखने को नहीं मिलता है लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में। दूसरा यहां पर ऑप्शन आपको दिया गया है कि इस एरिया में कोई वर्टिकल विंड फ्लो नहीं करती है। अब इन दोनों को मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, हमने जनरली पढ़ा है ज्योग्राफी में, जो आपका ट्रोपोस्फेयर है इस एरिया में सभी आपके क्लाइमेटिक जो कंडीशंस हैं वो डेवलप होती हैं। तो यहां पर ही आपको क्लाउड की फॉर्मेशन देखने को मिलती है, यहां पर ही आपको वर्टिकल एयर मूवमेंट दिखती है। तो इस वजह से यहां पर आपकी जो पहली स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाती है। तो यहां पर आपको कोई क्लाउड फॉर्मेशन ज्यादा देखने को नहीं मिलती है। ऑल्दो स्ट्रेटोस्फेयर में भी आपके क्लाउड बनते हैं, बट वो पोल्स के आसपास बनते हैं और उसके पीछे कारण कुछ और है। और ये जो आपके क्लाउड्स हैं ये ओजोन डिप्लीशन करते हैं। तो पोल्स के केस में ये सिनेरियो थोड़ा बदल जाता है, बिकॉज पोल्स पे जो आपकी ट्रोपोस्फेयर की हाइट है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से यहां पर स्ट्रेटोस्फेयर के लोअर पार्ट में भी आपको क्लाउड की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। इसके अलावा मेसोस्फेयर में भी आपको क्लाउड की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। जब आपका कोई मेटेराइट अर्थ के अंदर एंटर करता है तो उसके बर्निंग के टाइम पे कुछ वाटर वेपर्स प्रोड्यूस होते हैं, उसकी वजह से मेसोस्फेयर में भी आपको क्लाउड्स फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट वर्टिकल करंट, तो आपको ये याद रखना है कि एयर की दो तरह की मूवमेंट होती है। एक होती है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, मतलब अगर आपकी जो एयर है वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है, दैट इज विंड। इसके अलावा अगर एयर आपकी वर्टिकली मूव करती है तो इसे हम कह देते हैं करंट। तो यहां पर करंट्स की बात की गई है जो ज्यादा प्रोमिनेंट है आपके ट्रोपोस्फेयर में। स्ट्रेटोस्फेयर में इतने ज्यादा आपको करंट्स देखने को नहीं मिलते हैं, इस वजह से यहां पर भी आपके जो प्लेन्स हैं इजीली फ्लाई कर सकते हैं और ये प्रोड्यूस करते हैं आपके आइडियल फ्लाइंग जोन्स। इस वजह से यहां पर दोनों ही स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है और आंसर बन जाएगा सी ऑप्शन। आइए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहां पर आपको कहा गया है कि टेम्परेचर जो है अर्थ का वो डिक्रीज करता है विद इंक्रीज इन हाइट, जिसे आप लैप्स रेट भी कह देते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ है कि जो अर्थ है वो अपवर्ड हीट करती है, क्योंकि यहां पर अर्थ का सरफेस जब हीटअप होता है तो इससे हीट ऊपर की तरफ मूव करती है। अब आप सभी को पता होगा, जैसे मान लीजिए ये आपका सन है और इसकी जो सनरेज है अर्थ के ऊपर जब पहुंचती है तो ये शॉर्ट वेव के फॉर्म में होती है। अब जैसे ही इससे रिफ्लेक्ट होकर आपकी अर्थ की जो वेव है, जो सनलाइट है, वो वापस ऊपर की तरफ मूव करती है तो ये लॉन्ग वेव बन जाती है। और यहां पर आप देखते हैं कि लोअर पार्ट को ज्यादा हीटअप करेगी एज कंपेयर टू ऊपर वाले पार्ट के। तो कन्वेक्शनल करंट्स जो होते हैं इनकी वजह से यहां पर आपको लोअर पार्ट में टेम्परेचर ज्यादा देखने को मिलेगा और अपर पार्ट में कम। अगर सिनेरियो चेंज होता है तो उसे टेम्परेचर इन्वर्जन कहा जाता है, जिसके बारे में आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। फॉर इंस्टांस सर्दियों की लंबी रातों में ऐसा देखने को आपको मिल जाता है। साथ के साथ माउंटेन एरिया में, वैली वाले पार्ट में भी आपको ये चीज देखने को मिलती है और फ्रंटल कंडीशंस में भी कई बार आपको ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं जब आपकी वार्म एयर को कोल्ड एयर अपलिफ्ट कर देती है। अब अगर बात की जाए सेकंड स्टेटमेंट की, तो यहां पर कहा गया है कि ज्यादा मॉइस्चर देखने को मिलता है अपर एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से आप यहां पर टेम्परेचर कम पाते हैं। देखिए, अगर मॉइस्चर ज्यादा होगा तो आपको पता होगा मॉइस्चर यानी वाटर वेपर भी आपकी एक ग्रीन हाउस गैस है और इसकी वजह से टेम्परेचर राइज करेगा। तो यहां पर यह स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। बात की जाए तीसरी स्टेटमेंट की, तो यहां पर आपसे कहा गया कि जो डेंसिटी है अपर एयर की वो कम है।
ये बिल्कुल करेक्ट बात है, बिकॉज आपकी जो वार्म एयर है वो ऊपर की तरफ राइज करती है और यहां पर जब आपकी ऊपर गर्म हवा होती है तो इसकी जो डेंसिटी है एज कंपेयर टू जो जमीन पे आपको एयर मिलती है वो कम होती है। और क्योंकि यहां पर डेंसिटी आपकी एयर की कम है तो इस वजह से हीटिंग इंपैक्ट आपको कम देखने को मिलेगा, बिकॉज जो पार्टिकल हैं वो आपस में कोलाइड करेंगे नहीं, और कोलाइड करेंगे नहीं तो यहां पर जो हीटिंग इंपैक्ट है वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो इस वजह से आपकी पहली और तीसरी स्टेटमेंट ठीक हो जाती है और इसका आंसर बन जाता है सी ऑप्शन। आइए अब एक बार देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अब यहां पर आपसे पूछा गया है कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिलते हैं क्लाइमेटिक कंडीशंस के ट्रॉपिकल सवाना रीजन में। अब आप सभी को पता होगा कि जैसे मान लीजिए यहां पर आपको इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलता है, इस साइड आपको इंडिया टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलता है, यहां पर आ गया आपका सवाना और इस साइड आ गया आपका डेजर्ट। तो यहां पर आपका जो एरिया ये है इसमें किस तरह की क्लाइमेटिक कंडीशन आपको देखने को मिलती है। अब पहली कंडीशन कहा गया कि रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, तो यहां पर रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर थोड़ी मिलेगा, ये तो आपको इक्वेटोरियल रीजन में देखने को मिल सकता है। तो इस वजह से पहला ऑप्शन तो आपका एलिमिनेट हो गया। दूसरे ऑप्शन में आपको कहा गया कि विंटर में रेनफॉल देखने को मिलती है, तो ये तो आपको मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट में देखने को मिलती है, इस एरिया में नहीं। तो इस वजह से सेकंड ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट हो जाता है। तीसरे ऑप्शन में आपसे कहा गया कि एक्सट्रीम शॉर्ट ड्राई सीजन, तो यहां आपको याद रखना है कि भैया बारिश ज्यादा होगी तभी आपको ऐसी सिचुएशन देखने को मिलेगी जहां पर ड्राई सीजन छोटा होगा। अब एक बात देखिए, ये कॉन्टिनेंट के सेंटर में पड़ रहा है, ओशन से काफी दूर है, तो इतनी ज्यादा बारिश यहां पर देखने को नहीं मिलेगी। अमूमन यहां पर आपको ग्रासलैंड देखने को मिलते हैं, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। और इसके बारे में एक चीज जो आपको याद रखनी है वो ये है कि हीट और आपका वाटर यहां पर एक लिमिटिंग फैक्टर है, जिसकी वजह से ज्यादा ट्रीज भी इस एरिया में ग्रो नहीं करते हैं। तो यहां आपका सी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, बचा आपका डी ऑप्शन, जहां पर यह कहा गया है कि यहां पर आपको डेफिनेट ड्राई और वेट सीजन देखने को मिलते हैं। हाँ, यकीनन ये स्टेटमेंट इसके लिए करेक्ट है, क्योंकि यहां पर आपको कॉन्टिनेंट के सेंटर में ये देखने को मिलता है, तो इस एरिया में आपके ड्राई एंड वेट सीजन अलग अलग हो सकते हैं। आइए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। यहां पर आपसे कहा गया कि 2004 में आपकी एक सुनामी आई थी, जिसके बाद से हमें यह पता लगा कि जो मैंग्रोव्स हैं ये कोस्टल क्लाइमेटीज को रोकने में एक हेज का काम कर सकती हैं, मतलब सेफ्टी प्रोवाइड कर सकते हैं इस एरिया में। तो इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसकी वजह से इस एरिया में सेफ्टी प्रोवाइड करी जा सकती है ह्यूमन सेटलमेंट को। अब इस क्वेश्चन में आपको ए और डी स्टेटमेंट के बीच में थोड़ा डाउट हो सकता है। पहली स्टेटमेंट में आपको कहा गया है कि मैंग्रोव जो है वो एक तरह की स्वैम्पी कंडीशन है, दलदली कंडीशन है, जहां पर आपको ह्यूमन सेटलमेंट कम देखने को मिलता है। अब क्योंकि ये सी से ज़्यादा दूर है तो इस वजह से इस एरिया में कोस्टल क्लाइमेटीज का इंपैक्ट कम देखने को मिलता है। अब इस स्टेटमेंट को लेके आपके माइंड में दुविधा आ सकते हैं, बिकॉज ये स्टेटमेंट आपको कुछ हद तक ठीक लग रही है। अब एक बार बाकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। मैंग्रोव आपके फूड और मेडिसिन दोनों प्रोवाइड करते हैं लोगों को नेचुरल डिजास्टर के टाइम पे। अब एक चीज़ देखिए, आपका साइक्लोन है या आपके जो सुनामी है वो हिट कर चुका है इस एरिया को, तो उसके बाद ये किसी भी तरह की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे तो वो सेफ्टी वाले पार्ट में नहीं आता है, वो पोस्ट डिजास्टर के टाइम पे आता है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट आप ऑटोमेटिकली एलिमिनेट कर सकते थे अपनी कॉमन सेंस के थ्रू। तो बी स्टेटमेंट तो आपकी एलिमिनेट हो गई। नाउ इफ वी टॉक अबाउट सी स्टेटमेंट, तो यहां पर यह कहा गया है कि जो मैंग्रोव के पेड़ हैं वो बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, डेंस होते हैं, और इस वजह से ये शेल्टर प्रोवाइड कर सकते हैं आपको साइक्लोन और सुनामी के टाइम पे। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी गलत हो जाती है, बिकॉज इसका कोई भी लेना देना नहीं है आपके सुनामी के पार्ट से, बिकॉज ये सुनामी को रोकने में किसी भी तरह से कारगर नहीं है। अब बात की जाए आखिरी स्टेटमेंट की, तो यहां पर आपसे कहा गया है कि मैंग्रोव्स जो हैं वो अपरूट नहीं होते, उन्हें उखाड़ा नहीं जा सकता, बिकॉज उनकी जो रूट्स है काफी इंटेंसिवली फैली हुई होती है। तो ये जो आपकी स्टेटमेंट है ये करेक्ट है, जिसकी वजह से ये एक तरह का हेज का काम करते हैं, जो प्रोटेक्ट कर देते हैं ह्यूमन हैबिटेट को फ्रॉम सुनामी और साइक्लोन्स। इस वजह से यहां पर आपकी डी स्टेटमेंट ठीक है। अब यहां पर अगर आपको ए स्टेटमेंट के बारे में थोड़ा डाउट था तो मैं बता दूं आपको। देखिए, ह्यूमन सेटलमेंट आपको मैंग्रोव एरिया में भी देखने को मिल सकती है। यहां पर लोग पेड़ काटने के लिए और चीज़ों के लिए इस एरिया में आते ही रहते हैं, और इस एरिया के नियर बाय आपको ह्यूमन सेटलमेंट देखने को इस वजह से मिल सकती है। तो आपकी ए स्टेटमेंट इस वजह से इनकरेक्ट हो जाती है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आपकी स्टेटमेंट है डी ऑप्शन। आइए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहां पर आपसे कहा गया है कि एसिडिफिकेशन ओशंस में इंक्रीज हो रही है, और ये एक कंसर्न है क्योंकि इसके कारण ग्रोथ और सर्वाइवल के ऊपर इंपैक्ट पड़ने वाला है फाइटोप्लैंक्टॉन्स के साथ के साथ। इसके कारण कोरल रीफ्स के ऊपर भी एडवर्स इंपैक्ट पड़ सकता है।
और इसके कारण जो फाइटोप्लैंक्टोनिक लावा देखने को मिलता है आपको स्मॉल एनिमल्स का, कुछ एनिमल्स का, उसके ऊपर भी एडवर्स इंपैक्ट पड़ सकता है। अब पहली 3 स्टेटमेंट तो आप इजीली करेक्ट कर सकते हैं। बात की जाए चौथी स्टेटमेंट की तो इसे भी एक बार गौर से देखिए। यहां पर कहा गया है कि जो सीडिंग या फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड है इसके ऊपर एडवर्स इंपैक्ट पड़ सकता है ओशन एसिडिफिकेशन का। तो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट है। अब इसके पीछे कारण ये है कि एसिडिफिकेशन जब भी आप देखते हैं तो इसके नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलते हैं आपको ओशन इकोसिस्टम के ऊपर, जिसकी वजह से आपको क्लाइमेट चेंज जैसी फिनोमेना देखने को मिलेंगे। अब अगर क्लाइमेट चेंज होगा तो इसकी वजह से आपके क्लाउड की फॉर्मेशंस के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। तो यहां पर ऑप्शन बन जाएगा आपका डी ऑप्शन, यानी चारों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। अब बात की जाए अगले क्वेश्चन की तो यहां पर आपको ला नीना और अलीनो के बीच में डिफरेंस पूछा गया है और रिसेंटली ये कहा गया है कि ऑस्ट्रेलिया में जो फ्लड आए थे, माना यह जाता है कि ला नीना इसका मेजर कारण रहा है। तो इस क्वेश्चन में आपको कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, आइए एक बार इसे देख लेते हैं। जो ला नीना है इसमें कहा गया है कि ये अनयूजुअल कोल्ड ओशन टेम्परेचर है जो कि आपको इंडियन ओशन में देखने को मिलता है। इसके अलावा अलीनो आपका एक ऐसा टेम्परेचर फिनोमेना है अनयूजुअल जहां पर आपका वार्म ओशन टेम्परेचर देखने को मिलता है इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन में। अब पहली स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है बिकॉज इंडियन ओशन में नहीं, ये पैसिफिक ओशन का ही फिनोमेना है जहां पर एक तरफ तो आता है आपका ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट और दूसरी तरफ आता है आपका साउथ अमेरिका वाला पार्ट। अब यहां पर जब भी आपको कोल्ड टेम्परेचर देखने को मिलता है ओशन का इस साइड में, जिसे हम हम्बोल्ट करंट वाला एरिया कहते हैं, तो इसके कारण इस एरिया में तो आपके ड्रॉट पड़ता है और इस एरिया में आपके रेनफॉल बहुत ज्यादा आती है। तो ला नीना जो कॉन्सेप्ट है वो पैसिफिक ओशन का ही कॉन्सेप्ट है, इंडियन ओशन का नहीं। तो इस वजह से यहां पर आपका ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है, क्योंकि जब भी आपका यहां पर कोल्ड टेम्परेचर डेवलप होगा यानी कि यहां पर हाई प्रेशर होगा और इस साइड आपका लो प्रेशर होगा, तो विंड आपकी इस साइड मूव करेगी, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया में इस साइड आपको बारिश देखने को मिलेगी और बारिश देखने को मिलेगी तो फ्लड लाइक कंडीशन इस एरिया में डेवलप हो सकती है। वेयर एज अलीनो के केस में आपकी सिचुएशन टोटली रिवर्स हो जाती है। इस साइड आपको हाई प्रेशर देखने को मिलता है क्योंकि इस साइड आपका कोल्ड करंट आ जाता है और इस साइड आपको लो प्रेशर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आपको साउथ अमेरिका के इस पार्ट में रेनफॉल देखने को मिलती है और यहां पर फिशिंग इंडस्ट्री पे इसकी वजह से नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। तो पहली स्टेटमेंट आपकी गलत हो चुकी है। अलीनो का कहते हैं दूसरी स्टेटमेंट में कि नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलता है साउथ वेस्ट मानसून के ऊपर और ला नीना का आपके मानसून के ऊपर कोई भी इंपैक्ट देखने को नहीं मिलता है। तो यहां पर आपकी ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है। अलीनो का देखिए एडवर्स इंपैक्ट देखने को मिलता है आपको साउथ वेस्ट मानसून के ऊपर क्योंकि इससे इंडिया में ड्रॉट आते हैं। वेयर एज अगर बात की जाए ला नीना की तो इससे इंडिया के अंदर रेनफॉल ज्यादा होती है, मोर देन एक्सपेक्टेड, तो इस वजह से यहां पर इंडिया में फ्लड लाइक सिचुएशन बन जाती है। तो यहां पर आपका दोनों ही ऑप्शन गलत है, तो आंसर बन जाएगा नीदर वन नॉट टू। आइए अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। यहां पर आपसे पूछा गया है कुछ स्टेटमेंट के बारे में, कुछ फैक्टर्स दे रखे हैं और इसका इंपैक्ट पूछा है ओशन करंट्स के ऊपर। पहली स्टेटमेंट है रोटेशन ऑफ अर्थ, दूसरा है एयर प्रेशर एंड विंड, तीसरा है ओशन की डेंसिटी, चौथा है रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ। अब इन सभी स्टेटमेंट का आप जवाब जानना चाहें तो आपके लिए बहुत इजी है। देखिए रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण क्या आपके इक्वेटोरियल करंट्स जनरेट होते हैं? अगर आप इसका जवाब जानते हैं तो आपके लिए इजी होगा इसको आंसर करना। दूसरी स्टेटमेंट में बात की गई है एयर प्रेशर और विंड की। अब आपने अमूमन देखा होगा कि जो आपके विंड है इसकी फ्रिक्शन के कारण आपके ओशन करंट के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है, उसकी डायरेक्शन के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। जैसा आपने देखा होगा कि साउथ वेस्ट मानसून के टाइम पे जो आपकी नॉर्थ ईस्टर्न विंड है इंडिया की वो चेंज होकर साउथ वेस्ट हो जाती है और इस समय जो आपके जो करंट्स हैं उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है इस एरिया में। तो यहां पर आप सेकंड ऑप्शन को भी करेक्ट कर सकते थे। अब आपको अगर पता हो फर्स्ट और सेकंड दोनों ही ऑप्शन आपके करेक्ट हैं तो आप सी और डी ऑप्शन दोनों को एलिमिनेट कर सकते हैं। नाउ इफ वी टॉक अबाउट रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ, तो इसका तो कोई इंपैक्ट नहीं है ओशन करंट के ऊपर, तो यहां पर आप फोर्थ को एलिमिनेट कर देंगे तो भी आपका आंसर नहीं बन पाएगा बिकॉज आपको यह देखना है कि थर्ड स्टेटमेंट ठीक है या नहीं। अब ओशन करंट वार्म या कोल्ड होते हैं, इसके अलावा ओशन करंट आपके जो सरफेस पे देखने को मिलते हैं और एक बिलो सरफेस देखने को मिलते हैं। तो बिलो सरफेस जो आपको करंट देखने को मिलते हैं वो डेंसिटी के कारण बनते हैं। तो यहां पर आपका ऑप्शन बन जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि
पहली तीनों ही स्टेटमेंट यहां पर ठीक है। अब यहां पर आपसे कुछ स्टेटमेंट दी गई है और पूछा गया है कि कहां पर आपको इंपॉर्टेंट फिशिंग ग्राउंड देखने को मिलते हैं वर्ल्ड ओवर। पहली स्टेटमेंट में आपसे कहा गया कि वार्म और कोल्ड आपकी जहां पर एयर मिलती है वहां पर आपको ऐसी चीजें देखने को मिलती है। एटमॉस्फेरिक करंट मतलब आपकी एयर की बात हो रही। दूसरी स्टेटमेंट में आपसे बात की गई कि जहां पर आपको देखने को मिलता है रिवर ड्रेन करती है ओशन के अंदर, वहां पर आपको ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। तीसरी स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि वार्म और कोल्ड ओशनिक करंट जहां पर मीट करते हैं उस एरिया में, और चौथी में कॉन्टिनेंटल शेल्फ जहां पर ज्यादा इरोडेड नहीं है उस एरिया में। अब देखिए, आप एक चीज समझिए, पहली जो आपकी स्टेटमेंट है वो गलत हो जाती है बिकॉज इसकी वजह से साइक्लोन फॉर्म होते हैं, बट इसका ज्यादा इंपैक्ट देखने को नहीं मिलता है आपको ओशन के ऊपर। तो इस वजह से आपकी पहली स्टेटमेंट एलिमिनेट कर देते हैं। दूसरी स्टेटमेंट की बात करें तो ये भी गलत हो जाती है बिकॉज यहां पर आपके फाइटोप्लैंक्टॉन्स डेवलप नहीं होंगे, और फाइटोप्लैंक्टॉन्स के बिना आपको फिशेस ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि फाइटोप्लैंक्टॉन्स आपको उन एरिया में देखने को नहीं मिलता है जहां पर सेडिमेंटेशन होती है, यानी कोरल्स यहां पर आपको नहीं मिलेंगे, तो यहां पर आपको ज्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को नहीं मिलेगी, इतना अच्छा फिशिंग ग्राउंड यहां पर नहीं बन पाएगा। तीसरी स्टेटमेंट की बात करें तो वार्म और कोल्ड करंट जहां पर मीट करेंगे वहां पर आपका जो टेम्परेचर होगा वो काफी ठीक रहेगा, और यहां पर आपके फाइटोप्लैंक्टॉन्स डेवलप होंगे, और फाइटोप्लैंक्टॉन्स डेवलप होंगे तो इस एरिया में कोरल्स देखने को मिलेंगे। कोरल्स देखने को मिलेंगे, बायोडाइवर्सिटी हाई रहेगी, और इसकी वजह से आपको फिशिंग ग्राउंड यहां पर अच्छे देखने को मिलेंगे। ऑल्दो जो आपकी कॉन्टिनेंटल शेल्फ है जितनी ज़्यादा लंबी होगी उससे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, बट इसकी डेप्थ के अकॉर्डिंगली आपको देखना होगा कि उस एरिया में आपकी फिशिंग हो सकती है या नहीं। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि अगर हम बात करें कॉन्टिनेंटल शेल्फ की, अगर इसकी डेप्थ 200 मीटर तक है तो इस एरिया को हम कह देते हैं फोर्टिक जोन, और फोर्टिक जोन में आपकी सनलाइट एंटर कर सकती है। अगर इस एरिया में सनलाइट एंटर करेगी तो इस एरिया में आपके फाइटोप्लैंक्टन सर्वाइव कर पाएंगे, और फाइटोप्लैंक्टन्स अगर सर्वाइव कर पाएंगे तो यहां पर भी फिशिंग अच्छी हो सकती है। बट क्योंकि इसमें इस तरह की किसी भी बात का जिक्र नहीं किया गया है कि 200 मीटर है या नहीं, तो इसकी वजह से ये स्टेटमेंट भी आपकी एलिमिनेट हो जाती है और आंसर बनेगा सी ऑप्शन। फिर भी आपको दुविधा हो तो आप कनाडा के पास न्यू फाउंडलैंड आइलैंड्स को देख लीजिए, और आप जापान के पास जहां पर ओइशो और क्रुइशो करंट मिलते हैं उस एरिया को देख लीजिए। इन दोनों एरिया में आपको बेस्ट फिशिंग ग्राउंड देखने को मिलता है। कनाडा के पास आपका गल्फ स्ट्रीम लैब्राडोर करंट से आके मिलता है जहां पर आपको अच्छी फिशिंग ग्राउंड देखने को मिलता है, और ओइशो और क्रुइशो के बारे में तो मैं आपको बता ही चुका हूं। तो लेट अस नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पर आपसे पूछा गया है कि जो आपके इक्वेटोरियल करंट हैं ये ईस्टवर्ड क्यों फ्लो करते हैं, और इसके पीछे करेक्ट ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन आपको दे रखा है कि अर्थ की रोटेशन के कारण, दूसरा कन्वर्जेंस ऑफ इक्वेटोरियल करंट के कारण, तीसरा आपको दे रखा है ऑप्शन डिफरेंस इन सैलिनिटी ऑफ वाटर के कारण, चौथा ऑप्शन आपको दे रखा है कि इस एरिया में आपको काम कंडीशन देखने को मिलती है इस कारण। अब देखिए, अगर हम बात करें यहां आपकी जिक्र हो रहा है काउंटर इक्वेटोरियल करंट्स का। पहली, इक्वेटोरियल करंट कौन से होते हैं? देखिए, ये वो करंट है जो अर्थ की रोटेशन के कारण फॉर्म होते हैं। अर्थ की रोटेशन के कारण कैसे? आप सभी जानते हैं कि अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, इस वजह से ये ईस्ट डायरेक्शन से जनरेट होकर करंट वेस्ट डायरेक्शन की तरफ मूव करते हैं। तो ये जो आपका पहला ऑप्शन आ गया, ये तो आपके इक्वेटोरियल करंट के लिए ठीक है, काउंटर इक्वेटोरियल करंट के लिए नहीं। अब दूसरी चीज आप देखिए, दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। यहां पर आपको समझना होगा कि जो आपके इक्वेटोरियल करंट फॉर्म होते हैं नॉर्थ और सदर्न हेमिस्फीयर में, इसकी वजह से आपका वाटर जो है पाइलअप करेगा वेस्टर्न साइड पे। अब क्योंकि आपका वाटर वेस्टर्न साइड पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो जाएगा, तो ग्रेविटी के कारण इस एरिया से आपके काउंटर इक्वेटोरियल करंट जनरेट होंगे, और यहां पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहां ऑप्शन बन जाएगा बी ऑप्शन। आइए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब यहां पर आपसे पूछा गया है कि जो टाइड होती हैं ये ओशन या सी में किस कारण से बनती हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है आपको ग्रेविटी जो आपको सन के कारण महसूस होती है, दूसरा जो ग्रेविटी आपको मून के कारण फील होती है, तीसरा अर्थ की जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है इसके कारण। अब पहले दो रीजंस के बारे में तो आप सभी जानते हैं, मोस्ट ऑफ यू माइट हैव कम अक्रॉस कि भैया ग्रेविटेशनल पुल जो है इसके कारण आपकी जो टाइड है वो फॉर्म होती है। बट इसके अलावा एक और कारण भी है, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्योंकि जब अर्थ घूमती है तो दो तरह की फोर्स लगती है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो पानी को बाहर की तरफ पुश करेगी, सभी फ्लूइडिक मटेरियल को बाहर की तरफ पुश करेगी, और दूसरा है जो आपकी अर्थ के इंटीरियर की तरफ सभी मटेरियल को लेके जाने की कोशिश करेगी।
इसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहां पर आपको याद रखना है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्योंकि फ्लूइडिक ऑब्जेक्ट को बाहर की तरफ धकेलती है, तो इस वजह से आपको देखने को मिलती है टाइड की फॉर्मेशन। तो यहां पर डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और वैसे भी जब आपको फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट का पता था, तो यहां पर आप सभी ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी करेक्ट ऑप्शन तक पहुंच सकते थे। आइए अब एक बार देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अब यहां पर आपसे बात की गई है इंडियन ओशन डायपोल की। ये रिसेंटली न्यूज में रहा था, इसके बारे में आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। अब यहां पर आपको पहली स्टेटमेंट में कहा गया कि आईओडी यानी इंडियन ओशन डायपोल मोमेंट ये टेम्परेचर डिफरेंस के कारण एग्जिस्ट करता है, जो कि आपको देखने को मिलता है ट्रॉपिकल वेस्टर्न इंडियन ओशन में और दूसरा ट्रॉपिकल ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में। अब यहां पर इन्होंने पैसिफिक ओशन की बात कर दी है, तो ये पैसिफिक ओशन आपको देखने को मिलता है ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका के बीच में। तो यहां पर ये स्टेटमेंट गलत होगी, बिकॉज जो आपका आईओडी है ये एग्जिस्ट करता है दो पोल्स के बीच में, और ये पोल एक आपका बनता है अरेबियन सी में और दूसरा इंडोनेशिया के पास। तो इंडोनेशिया के पास जो आपका पोल डेवलप होता है, तो वो भी आपका इंडियन ओशन का ही पार्ट है। इस वजह से ये आपकी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। अगर बात की जाए सेकंड स्टेटमेंट की, तो आपको याद रखना है कि यहां पर कहा गया है कि आईओडी का इंपैक्ट देखने को मिलता है आपको अलीनो के ऊपर। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, बिकॉज जो आपका ला नीना है उसके टाइम पे आप नेगेटिव आईओडी की मूवमेंट देखते हैं, वेयर एज अलीनो के टाइम पे आप पॉजिटिव आईओडी की मूवमेंट देखते हैं। तो जिस वजह से आप ये कह सकते हैं कि ये आपका कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता अलीनो को भी। तो यस, जो यहां पर स्टेटमेंट आ जाएगी बी स्टेटमेंट करेक्ट है और आंसर बन जाएगा बी ऑप्शन। आइए अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, जहां पर आपको कुछ स्टेटमेंट दे रखी है कोरल्स के बारे में। अब यहां कह रखा है कि कोरल्स जो है आपको मोस्टली ट्रॉपिकल वाटर में देखने को मिलते हैं। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, बिकॉज जितना आप ऊपर की तरफ मूव करेंगे, जैसे ट्रॉपिक्स है 0 से लेके 23 डिग्री के बीच में, 23 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। अब यहां पर जो वाटर का टेम्परेचर है वो एडुकेट है, जिसके अंदर आपके कोरल्स डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा जहां पर आपके कोल्ड एंड वार्म करंट मीट करते हैं, वहां पर भी टेम्परेचर सूट करता है इनकी ग्रोथ के लिए। तो यहां पर आपको याद रखना है कि पहली स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से आपका बी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। दूसरी स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि वर्ल्ड का 1/3 जो कोरल्स है वो आपको 3 एरिया में देखने को मिलता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपीन। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया के आसपास आपको ग्रेट बैरियर रीफ देखने को मिलती है, जो कि लगभग 2000 किलोमीटर के एरिया आपका कवर करती है। तो यहां पर ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है। तो इसकी वजह से आप सी ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। तीसरी स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो आपके कोरल्स हैं ये एक तरह के आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की तरह ही हैं। तो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट है, बिकॉज जितनी बायोडाइवर्सिटी आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में देखने को मिलती है, उतनी ही आपको बायोडाइवर्सिटी इस एरिया में भी देखने को मिलती है। तो हेंस डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सभी तीनों स्टेटमेंट आपकी ठीक है। आइए अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। यहां पर आपको ओशन मीन टेम्परेचर के बारे में कुछ स्टेटमेंट दी गई है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना है। पहली स्टेटमेंट में आपको कहा गया है कि ओशन मीन टेम्परेचर में हम मेजर करते हैं आइसोथर्म 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास, जो कि आपको 129 मीटर की डेप्थ में देखने को मिलता है साउथ वेस्ट इंडियन ओशन में, जिसे मेजर किया जाता है जनवरी से मार्च के बीच में। अब यहां पर आपकी पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है, बिकॉज इसे मेजर किया जाता है 50 से 100 मीटर की डेप्थ में। ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए जनवरी से मार्च के बीच में 59 मीटर के आसपास आपको ये आइसोथर्म देखने को मिलता है, जहां पर हम ये देखते हैं कि ओशन कितनी एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा है। अब दूसरी स्टेटमेंट में आपसे कहा गया कि इसके थ्रू जो हम मेजरमेंट कर रहे हैं जनवरी से मार्च के बीच में, इससे हम मानसून में कितनी रेनफॉल होगी लॉन्ग टर्म मीन में, उसका पता लगा सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, बिकॉज इससे हमने 80% एक्यूरेसी अचीव करी है लास्ट 20 सालों में। वैसे तो मैं ये कहूँगा कि 25 सालों में से लगभग 20 सालों में जो हमने यहाँ पर डाटा कलेक्ट किया है वो बिल्कुल एक्यूरेट रहा है। तो जिसकी वजह से आपकी सेकंड स्टेटमेंट ठीक हो जाती है। ये एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था उस समय आपके द हिंदू न्यूज़पेपर में, जहाँ से ये क्वेश्चन बना था। तो यहाँ आपको किसी भी रेफरेंस बुक में इसके बारे में मिलना इंफॉर्मेशन थोड़ा मुश्किल रहेगा। वैसे इसका आंसर करेक्ट बनेगा बी ऑप्शन, यानी कि आपकी सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। आइए अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अब यहां पर आपसे इक्वेटोरियल फॉरेस्ट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पूछा गया। यहां पर आपको प्रेजेंस देखने को मिलती है बड़े बड़े ट्रीज की,
और कनॉपी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। तो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में आप देखते हैं अमूमन जो ट्रीज़ की हाइट होती है वो 50 मीटर तक या इससे ऊपर भी हो सकती है। यहाँ पर सनलाइट के लिए ये ट्री एक दूसरे से फाइट करते हैं, जिसकी वजह से इनकी हाइट ऊंची रहती है और कनॉपी फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। मतलब कुछ इस तरह से आपको ट्रीज़ की फॉर्मेशन देखने को मिलती है, कुछ थोड़े छोटे बड़े, इस तरह से ये आपका साइज ट्रीज़ का इंक्रीज होने लगता है। अब सेकंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि को एग्जिस्टेंस ऑफ नंबर ऑफ स्पीशीज, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाती है, बिकॉज यहाँ पर आपको एक पर्टिकुलर एरिया में, मान लीजिए 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर बहुत सी बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी यहाँ पर ठीक हो जाती है। इसके बाद आपका ए ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, बी हो गया और सी हो गया। तो आपका करेक्ट ऑप्शन आ गया डी ऑप्शन, यानी कि यहाँ पर आपको एपीफाइट ट्रीज भी देखने को मिलते हैं। एपीफाइट आपकी एक ऐसी वैरायटी है जो, जैसे आपने देखा होगा मनी प्लांट वगैरह, जो बेल लताएं होती हैं, कुछ इस तरह के आपको जो बेलें हैं वो देखने को मिलती हैं इस एरिया में। तो यहाँ पर आपको अंडरग्रोथ देखने को नहीं मिलती है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। तो इस वजह से यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आइए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में आपको कहा है कि कुछ एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर आपको इंटीरियर ऑफ कॉन्टिनेंट में ज़्यादा देखने को मिलती है कोस्टल एरिया से, इसके पीछे कारण क्या है। पहला कारण दे रखा है थर्मल डिफरेंस बिटवीन लैंड एंड वाटर। तो ये तो आप सभी जानते हैं कि जो पानी है वो बहुत लेट गर्म होता है और लेट ही ठंडा होता है, वेराज अगर लैंड की बात करी जाए तो ये जल्दी से गर्म होता है और जल्दी ही ठंडा भी होता है। तो पहली चीज़ तो आपको बिल्कुल करेक्ट मिली है। इसके बेसिस पे हम यहाँ पर सी ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। दूसरी चीज़, वेरिएशन इन एल्टीट्यूड बिटवीन कॉन्टिनेंट एंड ओशन। देखिए, अनटिल और अनलेस आपको कॉन्टिनेंट पे पहाड़ देखने को नहीं मिल रहे हैं तो इतना ज़्यादा फर्क रहता नहीं है। 100-200 मीटर में टेम्परेचर का इतना वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आपकी सेकंड स्टेटमेंट एलिमिनेट हो जाती है। तो अगर सेकंड स्टेटमेंट को आप एलिमिनेट करते हैं तो ये ऑप्शन भी गया आपका और ये ऑप्शन भी गया, तो आंसर बन जाएगा आपका ए ऑप्शन। आइए अब बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया कि प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड इन द इंटीरियर। देखिए, विंड आपकी जनरेट होती है प्रेशर डिफरेंस के कारण। अब प्रेशर डिफरेंस आपका डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। तो अगर हम बात करें लैंड की, तो लैंड में आपको इतना ज़्यादा टेम्परेचर वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा अनटिल और अनलेस एल्टीट्यूड का डिफरेंस ना एग्जिस्ट करता हो या आसपास कोई समुद्र ना हो। तो यहाँ पर इंटीरियर में इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड देखने को नहीं मिलेगी। तो ये आपकी थर्ड स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है। फोर्थ स्टेटमेंट में कहा गया है हैवी रेनफॉल आपको देखने को मिलती है इंटीरियर में एज कंपेयर टू कोस्ट। अगर आपको बाकी दो स्टेटमेंट में फिर भी डाउट था तो फोर्थ स्टेटमेंट से आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, बिकॉज इंटीरियर पे आपको इतनी रेनफॉल देखने को नहीं मिलेगी। बिकॉज अगर हम बात करते हैं, जैसे ये आपका इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट है, यहाँ पर आपका इंडियन टाइप ऑफ क्लाइमेट आ गया, यहाँ पर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड और यहाँ पर डेजर्ट। तो जितना आप कॉन्टिनेंट के इंटीरियर में जाएंगे उतना ही मॉइस्चर कम होता जाएगा आपके विंड के अंदर, और मॉइस्चर जितना कम होगा उतनी ही कम रेनफॉल देखने को मिलेगी। इस वजह से आपका फोर्थ ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है और इसको आप इजीली एलिमिनेट कर सकते थे। तो आपका करेक्ट आंसर आ जाता है यहाँ पर ए ऑप्शन ओनली। तो इस वजह से जब भी आप किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें तो आप सारी स्टेटमेंट्स को पढ़ लें। जैसे कई बार ऐसा होता है, जैसे हमें सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट के बारे में इतना नहीं पता था, बट स्टिल फोर्थ स्टेटमेंट को अगर हम पढ़ लेते तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर सकते थे। आइए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में कहा है क्लाइमेट इज एक्सट्रीम, रेनफॉल इज स्कैंटी, पीपल यूज टू बी नोमैडिक हर्डर। अब यहाँ पर आपको बता रखा है किसी एरिया के बारे में और वहाँ कहा है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम देखने को मिलता है, रेनफॉल बहुत कम देखने को मिलती है और लोग जनरली यहाँ पर नोमैडिक पीपल हैं, मतलब जैसे आपके बकरवाल होते हैं या चरवाहा होते हैं, कुछ उस तरह के लोग देखने को मिलते हैं इस एरिया में। अब अगर बात की जाए अफ्रीकन सवाना की, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये आपको लगभग इक्वेटर से थोड़ी ऊपर देखने को मिलता है। तो रेनफॉल यहाँ पर ठीक ठाक होती है, तो स्केंटी रेनफॉल यहाँ पर आपका सूट नहीं करता, तो ए ऑप्शन तो एलिमिनेट कर सकते हैं हम। अगर बात की जाए प्रेरीज की, तो ये आपके फूड बाउल हैं, तो यहाँ पर आपके नोमैडिक हर्डर नहीं मिलेंगे, यानी चरवाहा नहीं मिलेंगे, तो ये भी आप स्टेटमेंट एलिमिनेट कर सकते हैं। अब साइबेरियन टुंड्रा के बीच में और सेंट्रल एशियन स्टेपी के बीच में आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, पर जब बात कर दी यहाँ पर नोमैडिक हर्डर्स की, यानी कि आपके चरवाहों की, तो इस वजह से यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाता है बी ऑप्शन। अदरवाइज दोनों के बीच में कन्फ्यूजन पैदा हो सकती थी, क्योंकि टुंड्रा एरिया में आपको इतने नोमैडिक हर्डर या आप चरवाहा नहीं देखते हैं, तो इस वजह से
यहां पर आप इस स्टेटमेंट में डी ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे। ये लाइन आपकी डायरेक्टली जीसी लॉन्ग बुक से उठाई गई है, तो अगर जिसने भी जीसी लॉन्ग बुक पढ़ी होगी तो उसके लिए इस स्टेटमेंट को एलिमिनेट करना या इस क्वेश्चन के आंसर को करना काफी इजी रहा होगा। आइए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब यहां कहा गया कि थंडरस्टॉर्म के दौरान आपकी स्काई, जो थंडर प्रोड्यूस होता है स्काई में, वो किस कारण से होता है। अब पहली स्टेटमेंट में आपसे कहा गया कि जब क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड आपस में मिलते हैं, इससे ये थंडरस्टॉर्म प्रोड्यूस होता है। अब यहां पर ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड तो फॉर्म होते हैं, बट इनके मिलने से ये आपका थंडरस्टॉर्म जनरेट नहीं होता, बिकॉज प्रेशर डिफरेंस यहां पर होना जरूरी होता है। तो हर जगह जहां पर आपको क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड मिले वहां पर जरूरी नहीं है थंडरस्टॉर्म मिले। तो इस वजह से आप पहली स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर फर्स्ट को एलिमिनेट कर देते हैं तो ए और सी ऑप्शन दोनों एलिमिनेट हो गए। दूसरा कहा गया कि लाइटनिंग दैट सेपरेट्स द निम्बस क्लाउड। अब यहां पर आपकी लाइटनिंग प्रोड्यूस तब होती है जब निम्बस क्लाउड आपस में रब होते हैं और प्रेशर डिफरेंस आपका जनरेट होता है। यहां पर आपको विंड मूवमेंट देखने को मिलते हैं ऊपर और नीचे की तरफ, और जिसकी वजह से ये थंडरस्टॉर्म जनरेट होते हैं। तो यहां पर आपकी सेकंड स्टेटमेंट भी गलत हो गई, यानी आपका ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर है, यहां पर इनमें से कोई भी प्रोड्यूस नहीं करता है थंडर को। अब आपको एक काम देता हूं मैं, आपको कमेंट बॉक्स में मुझे यह बताना है कि थंडर कैसे जनरेट होते हैं। आइए अब डिस्कस करते हैं अगले क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में आपको कहा गया कि आपको सीजनल रिवर्सल देखने को मिलता है विंड का, और ये आपको किस तरह के क्लाइमेटिक कंडीशन या क्लाइमेटिक एरिया के बारे में बताता है। देखिए, आप इंडियन टाइप ऑफ क्लाइमेट को देखते हैं, वहां पर आपको सीजनल रिवर्सल देखने को मिलता है जिसको मॉनसून विंड कहते हैं। अब यहां पर मॉनसून किसके साथ जुड़ा हुआ है, आपका करेक्ट आंसर वही होगा, क्योंकि इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट में कभी भी रिवर्सल विंड का नहीं देखने को मिलता है। मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट में आपकी ITCZ की मूवमेंट देखने को मिलती है, जिसकी वजह से विंटर में रेनफॉल होता है। तो ये दोनों तो आपके एलिमिनेट हो गए, और लास्ट आपका क्योंकि ऑल ऑफ द अबव है तो ये भी एलिमिनेट हो गया, और मॉनसून सिर्फ एक ही वर्ड में हमें दिखने को मिल रहा है। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन। अब यहां पर आपको अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि साउथ अटलांटिक या साउथ ईस्ट पैसिफिक रीजन जो है आपका, जो इसका ट्रॉपिकल लैटिट्यूड है, वहां पर आपके साइक्लोन इतने देखने को नहीं मिलते हैं, ऐसा क्यों। अब देखिए, यहां पर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की बात की गई है, तो आपको दो तीन चीजें याद रखनी है। आपका लार्जर सी सरफेस टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, साथ के साथ क्रियोलिस फोर्स यहां पर होनी चाहिए। उसके अलावा आपको लो प्रेशर देखने को मिलना चाहिए नीचे, और ऊपर आपको एयर डाइवर्जेंस, यानी आपको हायर एल्टीट्यूड पे एयर डाइवर्जेंस देखने को मिलनी चाहिए। अब इनमें से एक सिचुएशन है जो ये फुलफिल नहीं कर पाता है, यानी कि यहां पर आपको देखने को मिलता है कि आपका जो सी सरफेस टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है, और इसी वजह से इस एरिया में आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन कम देखने को मिलते हैं। तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ए ऑप्शन। अब ITCZ के बारे में तो आपको पता ही होगा, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जो सन के मूवमेंट के कारण शिफ्ट होता रहता है। साथ के साथ क्रियोलिस फोर्स यहां पर वीक नहीं हो सकती, बिकॉज लैटिट्यूड के ऊपर डिपेंड करती है, बट यहां जो लैटिट्यूड है ट्रॉपिकल एरिया का दोनों जगह सेम है, तो इस वजह से यह भी आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। और लास्ट अगर बात करें एब्सेंस ऑफ लैंड मास, तो इसके कारण भी कोई इंपैक्ट देखने को नहीं मिलता, क्योंकि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आपके सी या वाटर बॉडीज में ओरिजिनेट होते हैं। तो यहां पर आपका डी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा, आंसर बनेगा ए ऑप्शन। आइए अब डिस्कस करते हैं अगले क्वेश्चन को। अब यहां पर पहली स्टेटमेंट में आपको कहा गया है कि 30 डिग्री नॉर्थ से लेके 60 डिग्री साउथ के बीच में जो भी आपकी विंड फ्लो करते थ्रू आउट द ईयर, इसे वेस्टर्ली कहा जाता है। अब देखिए, 0 से लेके ऑलमोस्ट आपका 23.5 के बीच में जो विंड फ्लो करती है दोनों साइड, उसे कहते हैं हम ट्रेड विंड, और ये ईस्टर्ली है, वेस्टर्ली नहीं। तो पहली स्टेटमेंट तो आपकी गलत होगी, बिकॉज ये इससे ऊपर फ्लो करती है 23.5 से ऊपर, दोनों साइड नॉर्थ एंड साउथ। दूसरी स्टेटमेंट में आपको कहा जाता है कि जो मॉइस्ट एयर आपकी विंटर में रेनफॉल करती है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, ये वेस्टर्लीज होती है। तो ये जो साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस आपकी जनरेट होती है वेस्टर्न एरिया में, यानी कि मेडिटेरियन सी के आसपास, वहां से ये आपकी इस इंडिया के एरिया में आके रेनफॉल क्रिएट करती है, और ये डायरेक्टली इन्फ्लुएंस में है आपके वेस्टर्ली के। तो इस वजह से ये आपकी स्टेटमेंट ठीक हो जाएगी, और यहां पर आंसर बनेगा बी ओनली, यानी सेकंड स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट है। आइए अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। यहां पर आपको कहा गया ईच डे इज मोर और लेस सेम, द मॉर्निंग इज क्लियर एंड ब्राइट विद सी ब्रीज, सन क्लाइम इन द स्काई, heat mount up, dark cloud forms, and then rain comes
विद द थंडर एंड लाइटनिंग, बट रेन इज सून ओवर। अब ये किस तरह के क्लाइमेट को आपको दर्शा रहा है? तो देखिए, ऑन एन एवरेज टेम्परेचर आपका एक ही जगह पर मोर और लेस सेम रहता है, दैट इज इक्वेटोरियल रीजन। अब यहाँ पर आपके हर रोज ऐसा होता है, क्लियर स्काई रहती है, सी ब्रीज चलती है, उसके बाद जैसे ही हीटअप होता है आपका लैंड, आपके कन्वेक्शनल रेनफॉल यहाँ पर ऑकर होते हैं शाम के टाइम पे, और जल्दी ही ये रेनफॉल आपकी खत्म भी हो जाती है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट के बारे में जिक्र हो रहा था, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल दुरुस्त है यहाँ पे। अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि ड्यू ड्रॉप आपकी क्लाउडी नाइट में फॉर्म क्यों नहीं होती? देखिए, जब आपके क्लाउड फॉर्म होते हैं तो यहाँ पर जो आपकी हीट ट्रैप होती है, लैंड जो रिफ्लेक्ट कर रही होती है, वो यहाँ पर ट्रैप हो जाती है। अब अगर आपकी हीट यहाँ पर ट्रैप हो जाएगी तो यहाँ पर टेम्परेचर राइज होगा, टेम्परेचर राइज होगा तो इसकी वजह से इस एरिया में ड्यू की फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलेगी। नाउ लेट अस सी दी स्टेटमेंट्स। क्लाउड अब्सॉर्ब द रेडिएशन रिलीज बाय द अर्थ सरफेस, मोर और लेस ठीक है। क्लाउड रिफ्लेक्ट बैक द अर्थ रेडिएशन, ये आपकी कुछ और हद तक स्टेटमेंट ठीक है। द अर्थ सरफेस वुड हैव लो टेम्परेचर ऑन क्लाउडी नाइट, तो ये आपकी सी स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही गलत होगी। क्लाउड डिफ्लेक्ट द ब्लोइंग विंड टू द ग्राउंड लेवल, अब ये स्टेटमेंट भी आपकी गलत होगी, आपको कंफ्यूजन होगी सिर्फ ए और बी के बीच में। अब देखिए, यहां पर आपके क्लाउड जो है रेडिएशन को अब्सॉर्ब नहीं कर रहे हैं, वो रिफ्लेक्ट बैक कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो लोअर लेयर्स है आपकी एयर की, उसमें टेम्परेचर राइज करता है। तो यहां पर आपका ए पार्ट भी गलत हो जाता है और आंसर बनेगा बी ऑप्शन। आइए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जेट स्ट्रीम ऑकर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ओनली। अब देखिए, ये तो आपके दोनों हेमिस्फीयर में देखने को मिलती है, दो एरियाज में, एक सब ट्रॉपिकल और एक सब पोलार। तो इन दोनों एरिया में आपको जेट स्ट्रीम देखने को मिलती है, नॉर्थ और साउथ दोनों हेमिस्फीयर में। अब सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि ओनली सम साइक्लोन डेवलप्स आई। अब ये स्टेटमेंट ठीक हो जाती है क्योंकि टेम्परेट साइक्लोन्स में आपको आई की फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलती है, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट होगी। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट होने के बाद आप ए ऑप्शन और डी को एलिमिनेट कर सकते हैं। अब आपने देखना है कि थर्ड स्टेटमेंट आपकी ठीक है या नहीं। ऑल्दो जब आप फर्स्ट स्टेटमेंट को गलत कर चुके हैं तब भी आप 50-50 की चॉइस पे पहुंच चुके हैं, और यहां पर आपको सिर्फ महज ये देखना था कि थर्ड स्टेटमेंट ठीक है या नहीं। टेम्परेचर इनसाइड द आई ऑफ अ साइक्लोन इज नियरली 10 डिग्री लेसर देन दैट ऑफ सराउंडिंग। अब देखिए, जब भी साइक्लोन फॉर्म होता है तो सेंटर में होता है आपका लो प्रेशर। लो प्रेशर का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर हाई होगा। अब अगर आप इस सिस्टमैटिक ऑर्डर से चलें, मान लीजिए यहां पर आपको हाई प्रेशर देखने को मिल रहा है, इस एरिया में आपको लो प्रेशर देखने को मिल रहा है, और यहां पर आपको हाई प्रेशर, यहां पर आपको हाई प्रेशर, यहां पर आपको हाई प्रेशर। तो जब आपके लो प्रेशर बीच में सेंटर में होगा तभी आपका साइक्लोन फॉर्म होगा। अब अगर लो प्रेशर है, वहां पर टेम्परेचर हाई देखने को मिलेगा, तो एक चीज बताइए, आपकी थर्ड स्टेटमेंट ठीक होगी या गलत? अब इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि 26th क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, बी ऑप्शन या सी ऑप्शन। आइए अब बात करते हैं 27th क्वेश्चन की। वैसे तो ये 28th है। यहां पर आपको ट्रॉपिकल जोन के बारे में कुछ स्टेटमेंट गिवन है कि आपको इस एरिया के वेस्टर्न सेक्शन ऑफ ओशन के अंदर गर्म पानी देखने को मिलता है एज कंपेयर टू ईस्टर्न सेक्शन, क्योंकि यहां पर आपको ट्रेड विंड का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। अब आप लॉजिकली चलिए, ये मान लीजिए आपका अफ्रीका वाला पार्ट हो गया। अफ्रीका में यहां पर इस पार्ट में आपको देखने को मिलते हैं डेजर्ट्स, या आप कोशिश कीजिए कि आपको याद रहेगा ये साउथ अमेरिका वाला पार्ट, ये इसका वेस्टर्न साइड हो गया। वेस्टर्न साइड में यहां पर आपको हम्बोल्ट करंट देखने को मिलता है जो कि एक कोल्ड करंट है। अब अगर इस ओशन की बात करें तो ये ओशन का कौन सा पार्ट है? ईस्ट पार्ट। अब अगर ये ओशन का ईस्ट पार्ट है, यहां पर आपको कोल्ड करंट आ रहा है, तो इस साइड आपका वार्म करंट होगा, और ये आपके इस साइड अगर हम बात करें ओशन का, ये वेस्टर्न साइड है, तो यहां पर आपको वार्म करंट देखने को मिल रहा है ट्रॉपिकल एरिया में। तो पहली स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट हो जाती है। सेकंड स्टेटमेंट में आपको कहा गया कि टेम्परेट जोन में वेस्टर्ली के इन्फ्लुएंस के कारण जो ईस्टर्न सेक्शन है वहां पर आपको वार्म करंट देखने को मिलता है, और वेस्टर्न सेक्शन में आपको कोल्ड करंट देखने को मिलता है। तो ये भी बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि आप अगर देखें अमेरिका वाले पार्ट में, मान लीजिए ये आपका नॉर्थ अमेरिका वाला पार्ट है, अब यहां पर आपका लैब्राडोर करंट ओरिजिनेट होता है जो कि आपका एक कोल्ड करंट है, और ये अमेरिका की बात करें, नॉर्थ अमेरिका की, तो इसका ईस्टर्न साइड है। तो यहां पर जो इसका वाटर सिस्टम है ईस्टर्न साइड पे, ये कोल्ड है। और अगर सेम लैटिट्यूड पे बात करें, इस साइड अगर आप यूरोप की साइड चले जाएं, तो यहां पर आपको नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट देखने को मिलती है, और ये आपका रिलेटिवली वार्म है।
अब यहां पर आपको एक चीज समझनी है, अगर ये आपका ओशन है तो इस ओशन का जो अटलांटिक ओशन है इसका वेस्ट साइड कौन सा हुआ? वेस्ट साइड ये हुआ, और ये कौन सा साइड हुआ? ईस्ट साइड। अब ईस्ट में आपको यहां पर गर्म टेम्परेचर देखने को मिलेगा, तो ये भी स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। तो आंसर बनेगा सी ऑप्शन। अगर आपको फिर भी डाउट है तो एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूं। मान लीजिए ये आपका ट्रॉपिकल एरिया है, बिटवीन 0 to 30 के बीच में ले लेते हैं, और ये आपका हम ले लेते हैं 45 तक। अब इस एरिया को मैं दो हाफ में बांट रहा हूं, ये हमारा वेस्टर्न साइड हो गया और ये हमारा ईस्टर्न साइड हो गया। अब यहां पर ये आपका लैंड मास है, अफ्रीका वाला पार्ट ले लीजिए या आप साउथ अमेरिका वाला पार्ट ले लीजिए। साउथ अमेरिका के वेस्ट कोस्ट पे, ये जो आपका वेस्ट कोस्ट देखने को मिल रहा है, इस साइड आपको देखने को मिलता है कोल्ड करंट, हम्बोल्ट करंट। अब ये इस ओशन के किस साइड है? ये डायरेक्शन कौन सी हुई? ईस्ट। तो ये ईस्ट कोस्ट पे। ऑस्ट्रेलिया आपके इस ओशन के, पैसिफिक ओशन के वेस्ट कोस्ट पे है, तो इस वजह से यहां पर आपको वार्म करंट देखने को मिलेगा, इस साइड कोल्ड करंट। तो आपकी यहां पर पहली स्टेटमेंट क्या हो जाती है? करेक्ट हो जाती है। सेम अगर आप अटलांटिक ओशन की बात करें तो यहां पर आपको इस साइड देखने को मिलता है लैब्राडोर करंट, और इस साइड आपको नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट देखने को मिलती है। अब नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट आपकी वार्म है, तो ईस्टर्न साइड आपको वार्मर टेम्परेचर देखने को मिल रहा है एज कंपेयर टू वेस्टर्न साइड, जहां पर आपको कोल्ड लैब्राडोर करंट देखने को मिलता है। तो दोनों ही आपकी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है और आंसर बनेगा सी ऑप्शन। आइए अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की आज के। अब यहां पर आपको कहा गया है कि जो ट्रीज यहां पर देखने को मिलते हैं वो कैनोपी फॉर्म करते हैं, काफी ऊंचे होते हैं। एपीफाइट्स यहां पर देखने को मिलते हैं। अब एपीफाइट कैनोपी हमने एक क्वेश्चन पहले में भी डिस्कस किया हुआ है, यूपीएससी ने यहां पर अपने आप को रिपीट किया है। अब इस तरह के फॉरेस्ट आपको किस एरिया में देखने को मिलेंगे? इक्वेटोरियल एरिया में। इक्वेटोरियल एरिया में आपके किस तरह के फॉरेस्ट एग्जिस्ट करते हैं? कॉनिफॉरस तो आपके हायर लैटिट्यूड या एल्टीट्यूड में देखने को मिलते हैं। डेसिडुअस फॉरेस्ट आपको उस एरिया में देखने को मिलते हैं जहां पर रेनफॉल कम हो। अब क्योंकि ट्रीज की हाइट बहुत ऊंची है, तो यहां पर इस चीज को तो हम लॉजिकली इलिमिनेट कर सकते हैं। मैंग्रोव्स आपको सिर्फ ओशन के आसपास देखने को मिलते हैं, समुद्र के आसपास देखने को मिलते हैं, सी के आसपास देखने को मिलते हैं, तो यहां पर आप इसको भी इलिमिनेट कर सकते हैं और आंसर बन जाएगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जो कि आपको इक्वेटोरियल पार्ट में देखने को मिलते हैं। हेंस इसका आंसर बनेगा डी ऑप्शन। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।